भूगोल है क्या, ज्योग्राफी है क्या। तो पूरी पृथ्वी पर सिर्फ दो ही तरह की चीजें हैं, एक तो वो जो प्रकृति ने दी है और दूसरी वो जो हम इंसानों ने बनाई है। ये पृथ्वी को समझने में हेल्प करता है। हेलो क्लास 11 की ज्योग्राफी वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 1 को डीप में पढ़ेंगे। अब एक चीज समझिएगा कि जो ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ये सिर्फ आप दुनिया को देखने के लिए नहीं, दुनिया को समझने के लिए बनाया गया है कि आज हमारे पास जो भी जमीन है, हवा है, पानी है, ये किस किस रूप में होकर हमारे पास आया है। और ये चीज याद रखिएगा कि जो आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं, हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे भी और दोनों मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो आइए इसको शुरू करें। सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि जो पहला टॉपिक आता है भूगोल की परिभाषा, कि भूगोल को जब आप एक डिफाइन करते हो तो किस रूप में देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास कि भूगोल का अर्थ और परिभाषा, की भूगोल है क्या, ज्योग्राफी है क्या। सबसे पहली चीज कि हमारी पृथ्वी पर जो भी सतह पर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पर हमारी पूरी पृथ्वी पर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, ये सब दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राकृतिक और दूसरी होती है मानवीय तत्व। ठीक है, याद रखना हमारे पृथ्वी पर सिर्फ दो प्रकार के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल कैसे? जैसे हवा, ठीक है, नदियां, पहाड़, ये सब नेचुरल हो गया। मैन मेड कैसे? सड़क, घर, ये सारी चीजें। तो पूरी पृथ्वी पर सिर्फ दो ही तरह की चीजें हैं, एक तो वो जो प्रकृति ने दी है और दूसरी वो जो हम इंसानों ने बनाई है। तो हमारे पास सिर्फ ये दो प्रकार के संसाधन है और इन संसाधनों से मिलकर जो जगह बनती है वो रहती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, दूसरी तरफ जो भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन ऑफ द टर्म ऑफ ज्योग्राफी है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, टू डिस्क्राइब। अब अगर आप इन दो चीजों को जोड़कर एक अच्छी सी डेफिनेशन बनाते हो तो डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों? इसका अर्थ क्या हो रहा है आप देखेंगे, इसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो हमारे लिए यही है बस हमारी ज्योग्राफी, कि डिस्क्राइबिंग द अर्थ, यानी पृथ्वी का वर्णन करना, यही हमारे लिए क्या है? भूगोल। और याद रखिएगा पूरी पृथ्वी पर कितने प्रकार की चीजें हैं? सिर्फ दो, या तो नेचुरल या तो मैन मेड। उसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास एक नाम आता है, उसका नाम है एरिस्टोथेनिस। ठीक है, नाम याद रखिएगा। एरिस्टोथेनिस जो है बेसिकली ये एक ग्रीक स्कॉलर था जिसने पहली बार ज्योग्राफी वर्ड इस्तेमाल किया था और इसको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम पूरी पृथ्वी पे देखिए हमारे पास तत्व क्या है, इंसानों के बनाए हुए तत्व, घर वगैरह हो गए, और जो हमारे नेचुरल वाले हैं, वनस्पति, स्थल रूप, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, ये सारी चीजें। तो इसलिए सिर्फ जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ये हमें पृथ्वी के बारे में बताता नहीं है, पृथ्वी को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा, हमारे पास जो सेकंड चीज आती है वो ये कि पृथ्वी हमारा घर है। पृथ्वी को हम क्या मानते हैं? घर। और याद रखिए, घर मान कैसे रहे हैं? सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सबके लिए पृथ्वी क्या है? एक घर है। और एक घर के रूप में हम कैसे डिफाइन करते हैं? पहली बात, पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग तत्व दिखाई देते हैं। क्या हमारे चारों तरफ सिर्फ एक जैसी चीजें हैं? नहीं ना, हमारे आसपास डिफरेंट एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। याद रखिएगा, जब आप पृथ्वी को अपना घर मान रहे हो तो घर के बारे में ही तो बताओगे। अब मैं बता रहा हूँ जी, मेरे घर के आसपास और भी कई सारे घर हैं, अलग अलग साइज के हैं, कोई छोटा घर है, कोई बड़ा घर है। तो ऐसे आप अर्थ के बारे में बता रहे हो कि पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग तत्व दिखाई देते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स दिखते हैं। और उसके साथ साथ इन सारे तत्वों में क्या क्या है? वनस्पति, वेजिटेशन, माउंटेन्स, रिवर्स, मौसम, सारी चीजें हैं। उसके अलावा इनमें बहुत सारे तत्व क्या है? प्रकृति। और बहुत सारे तत्व क्या हैं? जिनको मानव ने बनाया है। आ गई ना अगेन स्टार्टिंग वाली लाइन? तो बस यही सिंपल तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर आपका बीत जाएगा, पूरी ज्योग्राफी इसी तरीके से बीत जाएगी। तीन चीजें रिपीट करेगा पृथ्वी के घर के मामले में। पहला, कि पृथ्वी के चारों ओर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, विभिन्न प्रकार के तत्व हैं। दूसरा, आप तत्वों का नाम बताओगे, एलिमेंट्स का नाम बताओगे, लाइक वेदर, हमारी सॉइल, हमारे रिवर्स, माउंटेन्स, आप इन सारी चीजों के बारे में बताओगे। और उसके बाद आता है हमारे पास कि प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, इनको हम सिर्फ दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी रहती है हमारी प्राकृतिक, नेचुरल एलिमेंट्स की, और दूसरी कैटेगरी रहती है हमारे लिए मैन मेड, यानी कि मानव निर्मित तत्वों की। उसके बाद जो प्रकृति के द्वारा दिए हुए तत्व हैं, इनको तो हम प्राकृतिक तत्व बोलेंगे, नेचुरल एलिमेंट्स बोलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन
याद रखने वाली बात क्या है कि मानव के द्वारा बनाए हुए तत्वों को हम सांस्कृतिक तत्व भी कहते हैं, कल्चरल एलिमेंट्स भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि पृथ्वी हमारा घर है, हमारे घर के आसपास बहुत अलग अलग तरह की चीजें हैं। आप नाम बता दोगे, रिवर्स, माउंटेन्स, लैंडफॉर्म्स, यानी कि नदियां, पहाड़ और स्थल रूप। और उसके बाद जितनी चीजें, इसको सिर्फ दो कैटेगरी में बांटेंगे, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल का मतलब प्रकृति के द्वारा दी हुई चीजें, और मैन मेड का ही दूसरा नाम क्या है, सांस्कृतिक तत्व यानी कि कल्चरल एलिमेंट्स। बहुत बढ़िया, इसमें ध्यान देंगे आगे। अगला जो हिस्सा आता है हमारे पास वो ये कि हम भूगोल का अध्ययन करें क्यों, हम ज्योग्राफी क्यों पढ़े। ठीक है, एक सिंपल सा सवाल। अब देखिए, ये सवाल एक ऐसा है, लाइक इसको अगर आप एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो सीधा सा जवाब है जी, पास होने के लिए पढ़नी है। ठीक है, लेकिन 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 अगर आप पास होने के अलावा और चीजें देखते हो तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज देखने को मिलेगी पृथ्वी की संरचना। ठीक है, कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है पृथ्वी का, जो हमें दिख रही है जमीन क्या ये ऐसी है, इसके नीचे भी बहुत सारी चीजें हैं। जमीन के नीचे सिर्फ पाताल नहीं है, और भी काफी सारी चीजें हैं। उसके अलावा दूसरी तरफ भूगोल हमें बताता है कि इंसान, ह्यूमन, अपने आसपास के वातावरण से कैसे प्रभावित होता है और उसे कैसे प्रभावित करता है। अब एक चीज समझिए कि जो हमारा इंसान है ये अपने आसपास नई नई बिल्डिंगें बना रहा है, विकास कर रहा है, लेकिन जब इन्हीं बिल्डिंगों को बनाने की वजह से, फैक्ट्रियों को बनाने की वजह से प्रदूषण होता है, तो यही इंसान भागता फिरता है कि नहीं जी हालत खराब हो गई है, AQI ज्यादा हो गया है। तो यही तो चीज है। तो ज्योग्राफी में यही बताती है कि इंसान अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रभावित करता है और खुद कैसे प्रभावित होता है। ठीक है, उसके बाद भूगोल के जरिए हम जल, खनिज, मिट्टी, वन, इन संसाधनों के बारे में जान पाते हैं। याद रखिएगा, ज्योग्राफी हमें हमारे रिसोर्सेज से फेमिलियर बनाता है, हमें उनके साथ जोड़ता है, उनके बताता है। उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं और प्रदूषण जैसी समस्याओं को समझकर हमें पर्यावरण बचाने के उपाय बताता है। लाइक ज्योग्राफी में आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हमारे यहाँ जो वातावरण है खराब कैसे हो रहा है और इसको बचाना कैसे। ये वाली सारी चीजें भी हमें कौन बताती है, ज्योग्राफी। और उसके बाद भूगोल मानवीय जीवन पर पर्यावरण का प्रभाव ये स्पष्ट करता है कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पर कैसा पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक ओवरव्यू में सबसे पहले तो हमें अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में कौन बताता है, ज्योग्राफी। पृथ्वी की संरचना के बारे में बताती है। दूसरी तरफ ये हमें बताता है कि इंसान एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव डालता है और एनवायरनमेंट इंसान पे क्या प्रभाव डालता है। उसके बाद तीसरी चीज कि हम हमारे आसपास के तत्वों को जान पाते हैं, किसकी वजह से, ज्योग्राफी की वजह से। और उसके बाद हमारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे हम कैसे निपट सकते हैं, ये भी ज्योग्राफी बताती है। और लास्ट में पर्यावरण का मानव जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये भी हमें कौन बताता है, ज्योग्राफी। क्लियर है इतना। उसके बाद आगे समझिएगा। देखिए बेटे, अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है। देखिए, अब एक चीज याद रखिएगा, आप जो ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये आपके लिए एक बहुत स्कोरिंग भी बनेगा आगे चलकर, और यही आपको फेल भी करवा सकता है। रीजन, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका रटने वाला नहीं है बेटा, ये सिर्फ लॉजिकल है। आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनको थोड़ा बहुत रट के काम चला सकते हो, लेकिन ज्योग्राफी को आप रट के काम नहीं चला सकते। इसको जब तक आप समझोगे नहीं, खुद से कोशिश नहीं करोगे, जैसे मैथ को सॉल्व करते थे, उन कॉन्सेप्ट को अपने आप जोड़ के नहीं समझोगे, तब तक आपका भला नहीं हो पाएगा। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपके मन में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। जैसे हम ये मान के चलते हैं ना कि हाइट के साथ ठंड बढ़ती है ऊंचाई पे जाते जाते, बादल तो इतना ऊपर है, वो जम क्यों नहीं रहे। ठीक है, तो ये चीज इस तरीके से आपको क्वेश्चन मार्क लगा के चीजों को देखना पड़ेगा, तब जाके ज्योग्राफी से प्यारा सब्जेक्ट आपको कोई भी नहीं लगेगा। ठीक है, 70 नंबर का पेपर आना है, 10 नंबर के मैप आने हैं, 70 में 70 की जिम्मेदारी हमारी है। पर शर्त ये कि आप टाइम से डेली, भले ही थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ते रहो। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब आते हैं ज्योग्राफी के प्रमुख उपागम। देखिए, उपागम या फिर अप्रोच का मतलब क्या होता है। देखिए, अप्रोच का मतलब है समझने का तरीका। ठीक है, अप्रोच या उपागम का मतलब क्या है, समझने का तरीका, कि आप समझ कैसे रहे हो। तो हमारे पास एक तरीका आता है प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका, बस नाम थोड़ा सा अजीब है, प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम एक क्षेत्र का पूरा अध्ययन करते हैं, एक एरिया का अध्ययन करते हैं, कि एक एरिया में वहां पर देखा जाता है कि किस प्रकार का पूरा क्षेत्र है, उस एरिया की जलवायु कैसी है, उस एरिया की मिट्टी कैसी है, उस एरिया में जनसंख्या क्या है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं सिर्फ एक एरिया की। ठीक है, जैसे आपके सामने दुनिया में इतने सारे देश हैं, आपने एक पिक कर लिया कि जी हम तो अफ्रीका के बारे में समझेंगे। ठीक है,
अब आपने जैसे ही कहते ना कि मुझे सिर्फ अफ्रीका के बारे में समझना है, तो ये समझना क्या हो जाएगा, प्रादेशिक भूगोल, क्योंकि पूरी दुनिया की सारी जगह छोड़कर आपने एक एरिया पिक करा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ज्योग्राफी को समझने के दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है प्रादेशिक भूगोल, ठीक है, रीजनल अप्रोच। ठीक है, तो रीजनल अप्रोच जो है बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ एक एरिया की स्टडी करते हैं और एक एरिया को पूरा निचोड़ देते हैं कि वहां मिट्टी कैसी है, पानी कैसा है, लोग कैसे हैं, सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद ये एक क्षेत्र की विशिष्टता, स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करता है कि हर एरिया दूसरे एरिया से अलग क्यों है। ठीक है, यानी कि जिस एरिया को आप स्टडी कर रहे हो, जैसे अफ्रीका को स्टडी कर रहे हो, तो अफ्रीका से आपको डिटेल निकल कर आएगी कि अफ्रीका बाकी एरिया से अलग क्यों है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर छोटे बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाएगा। गांव से लेकर महाद्वीप तक पूरे एरिया को एक बारी में पढ़ लिया जाएगा, उस एरिया से पूरी जानकारी निकाल ली जाएगी। और उसके बाद याद रखना, ये हेल्पफुल होता है गवर्नमेंट के लिए, ताकि गवर्नमेंट अपने एरिया के लिए क्षेत्रीय योजनाएं, रीजनल प्लानिंग कर सके और डेवलपमेंट की पॉलिसीज बना सके। इतनी बात क्लियर है? तो एक चीज समझिए, पहले तो प्रिडिक्ट करिए अपने आप को फ्यूचर के लिए कि हाँ जी आपको सब आता है, मान लिया आपने। अब आप देखिए कि आपको ज्योग्राफी ने एक चीज सिखाई थी कि एरिया को समझना, और एक एरिया को समझने का मतलब क्या होता है, प्रादेशिक भूगोल। यानी कि आप एक एरिया के सारे फैक्टर्स को पढ़ रहे हो। अब वो फैक्टर्स आपने कैसे इस्तेमाल करे, दूसरों से कंपेयर करने की, मेरा एरिया बाकियों से अलग क्यों है। और वो जो आपके पास डिटेल निकल कर आई, वो डिटेल अब क्या होगी, आपकी डेवलपमेंट पॉलिसीज में हेल्प करेगी। ठीक है, अब दूसरा, क्रमबद्ध भूगोल। देखिए क्रमबद्ध भूगोल या सिस्टमैटिक ज्योग्राफी क्या होती है, यहाँ पर हम पूरी पृथ्वी में तत्व को विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, सारी चीजों को डेप्थ में पढ़ते हैं। जैसे अभी हम सिर्फ एक एरिया की बात कर रहे थे ना, अफ्रीका की, कि अफ्रीका में क्या है क्या नहीं है। अब हम जो भी चीज पढ़ेंगे वो पूरी दुनिया के लिए पढ़ेंगे। जैसे मान के चलिए जलवायु, क्लाइमेट, या फिर मान के चलिए मिट्टी। तो जब हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे ना, पूरी दुनिया की मिट्टी पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती है, कहाँ पर मिलती है, क्या क्या फसल उगती है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ एक एरिया की बात कर रहे थे, अब हम एक एलिमेंट को पूरी दुनिया में पढ़ेंगे, पूरी दुनिया में। ठीक है, उसके बाद इसमें अलग अलग शाखाएं होती हैं, जैसे भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जनसंख्या भूगोल, ये सारी चीजें। यानी कि आप इन एलिमेंट्स के दम पर पूरी दुनिया को पढ़ोगे। जैसे सिर्फ जनसंख्या का मुद्दा उठा लिया, तो जनसंख्या देखो पूरी दुनिया में किस देश में ज्यादा है, किस देश में कम है। तो जब आप सबको एक साथ पढ़ने बैठ जाओगे, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रमबद्ध भूगोल, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। उसके बाद ये भूगोल के सामान्य नियम और सिद्धांत को स्थापित करता है। याद रखिएगा इसके जनरल रूल्स फॉलो होते हैं। ठीक है, जनरल रूल्स ऑफ ज्योग्राफी वो फॉलो करी जाती है। जनरल रूल्स ऑफ ज्योग्राफी का मतलब यहां पर क्या है कि पूरी तरह से एक एक एलिमेंट का कॉज, इम्पैक्ट और आउटकम्स, यानी कि कारण, प्रभाव और परिणाम, सारी चीजों को एक साथ पढ़ा जाएगा। और उसके बाद तुलना करी जाएगी अलग अलग जगहों की एक ही एलिमेंट को लेकर। जैसे भारत की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है, अफ्रीका की मिट्टी कम उपजाऊ है, तो ये कंपेयर किया जाएगा, लेकिन बात किस पे होगी, सिर्फ मिट्टी पे। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एरिया के ऊपर बात हो रही है तो एरिया का मतलब है रीजनल ज्योग्राफी से, प्रादेशिक भूगोल से। लेकिन अगर एलिमेंट के ऊपर बात हो रही है, मिट्टी, पानी, हवा, जलवायु, मौसम, इन चीजों पे बात हो रही है, तो उसका मतलब है क्रमबद्ध भूगोल से। रीजनल ज्योग्राफी में एक एरिया मैटर करता है, और क्रमबद्ध भूगोल में जो भी पढ़ोगे पूरी दुनिया को कंपेयर करते हुए पढ़ोगे। और याद रखिएगा, इस ज्योग्राफी की वजह से, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी की वजह से जो साइंटिस्ट होते हैं, इनकी रिसर्चेज आगे बढ़ती हैं, इनकी रिसर्चेज आगे बढ़ती हैं। क्लियर है? क्रॉस चेक करिएगा कि अगर आपको मैं कहता हूं एक एरिया के बारे में पढ़ के सारी डिटेल बताओ, तो वो क्या हो जाएगा, प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी। एक ही एरिया को पढ़ना है, उसी की मिट्टी, उसी का पानी, उसी के पहाड़, उसी की नदी, सब कुछ उस एरिया का। और डिटेल निकालने के बाद हेल्प क्या मिलेगी आपको, कि आप उस एरिया के लिए पॉलिसीज बना पाओगे। ये हो गई आपकी रीजनल ज्योग्राफी। लेकिन दूसरा, क्रमबद्ध भूगोल, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में क्या होता है, आप एक एलिमेंट उठाते हो, कोई भी एक मुद्दा उठाते हो और उसको पूरी दुनिया के लेवल पर पढ़ते हो। ठीक है, और यहां पर हम क्या देखते हैं कि हर एक चीज की डिटेल में जानकारी, कि कोई भी चीज है तो उसका कारण क्या है, प्रभाव क्या है, परिणाम क्या है। और इससे हेल्प क्या मिलती है, ताकि साइंटिस्ट वर्ग जो है हमारा, वैज्ञानिक वर्ग जो है हमारा, वो अलग अलग रिसर्चेज कंडक्ट कर सके। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद आगे, आगे जो हमारे पास आता है वो ये कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, शाखाओं में हम देखते हैं कि मानव भूगोल, या फिर आपके कह लीजिए पूरी ज्योग्राफी, ये कितने हिस्सों में बटी हुई है। तो कितने हिस्सों में बटने का मतलब क्या है, कि दो ही हिस्से बटे हैं, एक रहता है भौतिक भूगोल, एक रहता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा, कि यहाँ पर आप सारी प्राकृतिक चीजों को पढ़ते हो, सारी की सारी नेचुरल चीजों को।
हवा, पानी, जमीन कैसे बनी, नदियां कैसे बनी, महाद्वीप कैसे बने, ये सारी चीजें भौतिक भूगोल में है। और याद रखिएगा, यही ज्योग्राफी है जो आप अपनी क्लास 11th में आप पढ़ने वाले हो। सारी प्राकृतिक चीजें, इंसानों को कोई लेना देना आपको मिलेगा ही नहीं पूरी बुक में। दूसरी तरफ यहाँ पर इंसान की भूमिका नहीं होती, ठीक है। रोल ऑफ ह्यूमन अवेलेबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। और उसके बाद तीसरी चीज कि जो हमारी पृथ्वी की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, हमारे लिए ये मैटर करता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है, बाहर से कैसी है, और कैसा इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है। उसके बाद वायुमंडल, जलवायु, इन चीजों को हम देखते हैं कि तापमान कैसे बढ़ता घटता है, बारिश कम ज्यादा कैसे होती है, इनके बारे में देखेंगे। और लास्ट आता है हमारे पास प्राकृतिक शक्तियां कैसे काम करती हैं, नेचुरल डिजास्टर कैसे आते हैं, बाढ़, सूखा, अचानक से कैसे ये सब होता है। याद रखिएगा, भौतिक भूगोल में सिर्फ प्राकृतिक चीजों को देखा जाता है और प्राकृतिक चीजों के प्रोसेस देखे जाते हैं, प्रक्रिया, कि कोई भी प्राकृतिक घटना घट रही है, कोई भी नेचुरल इवेंट हो रहा है, तो वो किसके बेस पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ मानव भूगोल। मानव भूगोल सिंपल, इन नेचर के साथ बस इंसान को जोड़ दो। मिट्टी थी, इंसान ने खेती कर दी, अब खेती किसका हिस्सा हो जाएगी, मानव भूगोल का, ठीक है। तो यहाँ पर हम मनुष्य की एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं, मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पर बताया जाता है कि मनुष्य प्रकृति को कैसे बदल रहा है या उसका इस्तेमाल कर रहा है, इंसान नेचर को कैसे यूज कर रहा है और उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर सीधा सीधा देखा जाता है कि लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किन हालातों में रहते हैं, ये सारी चीजें इसमें स्टडी करी जाती हैं। और यहाँ पर मेन चीज होती है जनसंख्या, कि किसी एरिया की जनसंख्या ज्यादा है और किसी एरिया की जनसंख्या कम क्यों है। और उसके बाद विकास और संसाधन का प्रयोग, डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीजें किस तरह से मैनेज करता है एक इंसान, ठीक है। तो ये मानव आपके भूगोल की दो हिस्से हैं। एक रहता है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, जहां पर सिर्फ नेचुरल चीजों को पढ़ा जाता है और नेचुरल चीजें कैसे हो रही हैं उनके कारण पढ़े जाते हैं। दूसरी तरफ आता है मानव भूगोल, कि मानव का नेचर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें हम देखते हैं मानव भूगोल में, ह्यूमन ज्योग्राफी में। ये आपकी 11th क्लास की ज्योग्राफी हो गई। और ये जो मानव भूगोल है ये आपको क्लास 12th में जाकर देखने को मिलेगा, ठीक है। दोनों ही चीजें अच्छी हैं, दोनों इंटरेस्टिंग है, दोनों को ही आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे सुनिएगा, अगला आता है हमारे पास इसी मानव भूगोल में, या फिर अगर हम बात करें हमारा जो भूगोल है वो कैसे कैसे वर्क कर रहा है, देखिएगा। हमारे पास एक चीज तो सिंपल है कि जी, हमारा जो भूगोल है दो हिस्सों में बटा है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, दो ही हिस्से हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, जलवायु के बारे में पढ़ना, भू आकृति के बारे में पढ़ना, जीवों के बारे में पढ़ना, जल के बारे में, मृदा के बारे में और जीव के बारे में, ये सारी चीजें किसमें आ गई, भौतिक भूगोल। अब आप देखिए इन 6 चीजों पे जिन पे टिक मारा है, क्या इनमें किसी में भी इंसान का लेना देना है, नहीं। लेकिन जैसे ही लेना देना इंसान का आएगा, ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी, ज्योग्राफी क्या बन जाएगी अब, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। अब देखो इसमें आ जाएगा समाज, आ जाएगा जनसंख्या, आ जाएगी लोगों की बस्तियां, आ जाएंगी बसावट, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब एक चीज समझिए ये क्यों बताया गया है, जिस तरह से ये मेन है ना, और इसी की ये शाखाएं हैं, ये इसकी ब्रांचेस हैं। क्योंकि आपको स्कूल में पेपर में जलील करने के लिए ये पूछा जाएगा कि जी भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, आप तो दो बता दोगे, भौतिक और मानव भूगोल। कहेगा भौतिक भूगोल में क्या क्या आता है, तब आप बताओगे क्लाइमेटोलॉजी, गर्मोफोलॉजी, ठीक है, ये सब आप बताओगे, ठीक है। ऐसे ही अब जब ह्यूमन ज्योग्राफी का पूछेगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या शामिल है, तब आप बताओगे सोशल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, बस्ती भूगोल, हमारे पास सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, ये पूरा पैटर्न आपको पता होना चाहिए। और आपको जब ये स्लाइड वाले नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट में अपनी जीमेल आईडी लिख दीजिएगा, आपको नोट्स पहुंच जाएंगे। उसके बाद आगे आगे आता है हमारे पास कि भूगोल सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध कैसे रखता है। अब एक चीज समझिएगा, पहली बात तो भूगोल ना, जो भी आपने एसएसटी में पढ़ा है, जिस भी एसएसटी को आप पढ़ के आ रहे हो, भूगोल पूरी एसएसटी की जननी मानी जाती है, मदर मानी जाती है, कि नॉलेज यहीं से शुरू होती है सारी। हर सब्जेक्ट ज्योग्राफी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो ज्योग्राफी है ये सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के साथ बहुत करीबी से जुड़ी हुई है। और याद रखना कि ये सारे अध्ययन अपने निजी विषय क्षेत्र को रखते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आपको ज्योग्राफी का रेफरेंस हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है।
लेकिन आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस इतना समझिए कि ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट को शुरू करती है। ज्योग्राफी सभी एसएसटी के सब्जेक्ट्स को शुरू करती है। इतनी बात क्लियर है? हाँ, इतना जितना याद हो सके उतना। पहले दिन ही तीर मारने मत जाओ, भाले मारने मत जाओ। सिंपल था, जितना याद हो पा रहा है पहली बारी में उतना रखो। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज कि भूगोल सभी सूचनाओं के बहाव को अवरुद्ध नहीं करता। मतलब जो ज्योग्राफी है इस इंफॉर्मेशन को एक जगह रोकती नहीं है, इंफॉर्मेशन को सब जगह बांट देती है। याद रखिएगा, जैसे आपकी जो जियो वाली बात हो रही है, जियो के सब्जेक्ट की, यहीं से आपका थोड़ा सा नॉलेज बहकर कहाँ आ गया, हिस्ट्री बन गई। थोड़ा सा नॉलेज बहकर कहाँ चला गया, पोल साइंस बन गई। थोड़ा सा नॉलेज इकोनॉमिक्स में चला गया, थोड़ा सा सोशियोलॉजी में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो ज्योग्राफी की नॉलेज है वो बहती रहती है सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। और उसके बाद इन्हीं इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके अलग अलग एरियाज को समझा जाता है, हर अलग अलग एरियाज को समझा जाता है। और लास्ट में इन चीजों को, इस इंफॉर्मेशन को मैप्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। किसमें? मैप्स में। याद रखिएगा, ज्योग्राफी में मैप भी आपके लिए जरूरी है बेटा, 10 नंबर का आएगा फाइनल टर्म में, मिड टर्म में, सब जगह। ठीक है, तो मैप का काम क्या होता है कि जो ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट करना, बस इतना। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद आगे चलें इसमें। अगला हिस्सा जो आता है कि भूगोल सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित कैसे है। तो देखो, इस वाले को डिटेल में, इस वाले को थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड याद रखने की कोशिश करिएगा। हेडिंग हेडिंग में खत्म कर दीजिए इसको। जैसे पहले भूगोल और इतिहास ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री है वो हैंड इन हैंड, यानी साथ साथ चलते हैं। कोई भी एरिया है आज, वो कभी ना कभी तो बना शुरू हुआ, इसीलिए वो सारी चीजें भूगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे आज आप कहते हो आपके यहाँ पर विकसित शहर है, लेकिन ये विकसित कैसे हो पाए? ठीक है, ये चीज आपको मिलेगी इसके ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से। ठीक है, दूसरा आता है कि इंसान की रहन सहन, रीति रिवाज और संस्कृति, लाइफस्टाइल, कस्टम्स एंड कल्चर ऑफ पीपल, ये अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं। याद रखिएगा, संस्कृति हम नहीं बनाते, हमारा वातावरण बनवाता है। आप एक चीज समझो कि ये डिसाइड कैसे हुआ कि भारत में जो हिंदू धर्म के लोग हैं अपने मरने वालों को जलाएंगे। ठीक है, ये कैसे डिसाइड हुआ कि इस्लाम के लोग दफनाएंगे, ठीक है, या पारसी लोग खुले में छोड़ देंगे? ये इनके आसपास के एरिया से। आप देखो, इस्लाम का उदय कहाँ हुआ? मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में, मध्य एशिया में। क्या वहां पर इतने पेड़ थे कि काट के लोगों को जलाया जा सके? नहीं ना। और मिट्टी मिट्टी थी, गड्ढा खोद के दफनाना आसान था, तो उन्होंने दफनाने का कल्चर अपना लिया। हमारे यहाँ पे पेड़ ज्यादा थे, जलाना आसान था, हमने जलाने का कल्चर अपना लिया। तो इस तरीके से ज्योग्राफी ही हमारे रीति रिवाजों को डिसाइड करती है। उसके अलावा किसी क्षेत्र के संसाधन, खेती और उद्योग, ये उस जगह की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। Resources, agriculture, industries and trade of any region depend on its geographical location। अब आप एक चीज बताओ, आप अगर दिल्ली में क्या कपास की खेती कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं है, मिट्टी नहीं है, वो जलवायु नहीं है, नहीं उगा सकते। ठीक है, और उसके अलावा जब यहाँ पर कपास नहीं होगा तो क्या यहाँ पे सूती वस्त्रों की आप फैक्ट्री लगा सकते हो बनाने की, सूती कपड़ा बनाने की? नहीं लगा सकते। तो इसीलिए याद रखिएगा, जो हमारे उद्योग है, हमारी खेती है, ये सब कुछ ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है। और उसके अलावा पृथ्वी की संरचना, भूकंप, ज्वालामुखी और वायुमंडल को समझने के लिए जो रसायन विज्ञान है, जो हमारे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स है, ये दोनों चीजें किसकी हेल्प लेते हैं? ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, आप खुद देखो ना कि जो वोल्केनो, जो उसके अंदर से केमिकल्स निकल रहे हैं, वो सब आप केमिस्ट्री में पढ़ लोगे, लेकिन वो वोल्केनो बना कैसे, वो आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा? ज्योग्राफी में। तो याद रखिएगा, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी सब्जेक्ट के साथ जुड़कर चलता है। इतनी बात क्लियर है? और उसके बाद लास्ट आप देखिएगा, वनस्पति, जीव जंतु और पारिस्थितिकीय तंत्र का अध्ययन भूगोल में जीव विज्ञान से होता है। ठीक है, कि हमारे आसपास जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब हम इन सब को इंसान के साथ जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के साथ ही हमारे लिए क्या बन जाता है? वो भूगोल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अगेन समझिएगा कि कोई भी एरिया है, सबका हिस्ट्री और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, इसलिए ज्योग्राफी सबके साथ जुड़ के चलती है। उसके बाद हमारे कल्चर कैसे डिसाइड होते हैं? ज्योग्राफी की वजह से। हमारी खेती, हमारे उद्योग किससे डिसाइड होते हैं? ज्योग्राफी की वजह से। उसके साथ साथ जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, इसको हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना ही बांट लें, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ, इनका जो निर्माण शुरू हुआ, वो सब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? और उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है कि वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल क्या करता है। अब देखो, भूगोल को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट माना गया है। अब एक चीज समझो, भूगोल को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट माना गया है, और ये चीज आपको अभी समझ नहीं आएगी, ये आपको आएगी साल के एंड में, कि जितनी चीजें आप पढ़ते जाओगे
वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आपकी साइंस बिल्कुल बर्बाद है, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि आर्ट्स लेके साइंस से पीछा छूट जाएगा, तो बेटा ज्योग्राफी में तो नहीं होगा। कुछ बेसिक साइंस जो है आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी कैसे काम करता है। सबसे पहली चीज ये प्रश्न पूछता है, क्वेश्चनिंग। अभी बताया ना वीडियो की स्टार्टिंग में कि आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो ये साइंटिफिक सब्जेक्ट की खासियत है, ये आपको क्वेश्चन करने को कहेगा, क्या क्यों कैसे, जैसे बारिश क्यों होती है, कहाँ होती है, ज्यादा क्यों होती है, कम क्यों होती है, एक बराबर क्यों नहीं होती। ये सारे जवाब आपको ज्योग्राफी देती है। उसके बाद दूसरा, तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित। ठीक है, याद रखिएगा ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, आप अनुमान लगा के नहीं चला सकते। ठीक है, आप किसी पढ़े लिखे महान व्यक्ति की तरह ये नहीं कह सकते कि बादल हो रहे हैं, रेडार पे कुछ नहीं दिखेगा, हमला कर दो। ठीक है, ऐसी चीजें नहीं होती। ज्योग्राफी में आपके पास एक एक डेटा, ठीक है, तथ्य, आपके पास फैक्ट, आपके पास मैप, सारी चीजें एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, ये उसी के दम पर काम करती है ज्योग्राफी। उसके अलावा तीसरा, ये कारण और प्रभाव ढूंढता है कि लाइक कोई भी घटना घटी तो क्यों घटी। अगर किसी एरिया में सूखा पड़ा तो सूखा क्यों पड़ गया। ठीक है, उस सब के कारण आपको कौन बताएगा, ज्योग्राफी। उसके बाद दूसरे विज्ञानों की मदद लेता है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ। इन सब की हेल्प लेने के बाद कॉन्क्लूजन आपको कौन देगा, निष्कर्ष आपको कौन देगा, सारी जानकारी आपको कौन देगा, ज्योग्राफी। ठीक है, और उसके साथ साथ लास्ट में कि जो भविष्यवाणियां आती हैं, जैसे लाइक कल बारिश होगी, कल का दिन अच्छा रहेगा, परसों का दिन अच्छा रहेगा, ये सारी चीजें जो आती हैं ज्योग्राफी के बेस पर आती हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि ज्योग्राफी एक भविष्यवाणी करने में हेल्प करता है। लाइक कब तक जलवायु परिवर्तन होगा, कब दुनिया में पानी खत्म हो सकता है, सूखा कब किस क्षेत्र में पड़ सकता है, ये सारी जानकारी। ठीक है, तो इसके लिए ना एक स्टार करके वन लाइन आप लोग लिख लीजिएगा कि भूगोल प्रकृति और मानव के बीच में संबंधों को वैज्ञानिक तरीके से समझने वाला एक सब्जेक्ट है। याद रखिएगा, नेचर और ह्यूमन, इन दोनों को साथ में समझने वाला अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो आपके लिए रहता है ज्योग्राफी। और इन द एंड बस ये याद रखिएगा, आपको भले ही थोड़ा पढ़ना है लेकिन रोज पढ़ना है, सब्जेक्ट आसान है, हम है आप है, मिलके पूरा साल निकाल देंगे। थैंक यू।